यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। ये आपका 4th चैप्टर है। यहाँ पर साइजी माइकिनो के बारे में बताया गया है। ये साइजी माइकिनो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा है आपके राइट हैंड में। ये एक जापानी व्यक्ति है जो 36 साल की उम्र में भारत आया था। यह एक पशुओं का डॉक्टर था। तो ये गांधी जी के आश्रम में आए थे जहाँ गौशाला थी, यानी गायें जहाँ होती थी, गायें को जहाँ बांधा जाता था, उनकी सेवा के लिए ये आए थे, उनके देखरेख के लिए। तो इनका मन यहीं पर रम गया और ये भारत में ही रहने लग गए। और जब यहाँ पर वो भारत में रहने लग गए, उनको 45 साल हो गए थे भारत में रहते हुए। तो रत्नावली कौशिक ने उनका एक इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में जो भी बातें हुई वो सब इस पाठ में बताई गई हैं। तो बेटा आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग सबसे पहले हो सकता है स्क्रीन आपको साफ दिखाई ना दे, आप अपनी बुक ओपन करके पेज नंबर 33 ओपन कर लेंगे, फिर समझेंगे। देखो, स्टार्टिंग में ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है साक्षात्कार। हिंदी गद्य की एक लघु विद्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, जिसमें हम आमने सामने बैठ के अपने एक इंसान क्वेश्चन पूछता है और हम उनके जवाब देते हैं, ये होता है इंटरव्यू। यानी साक्षात्कार को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। हिंदी गद्य की एक लघु विद्या है, यानी कि छोटी सी एक विधा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करके उससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ भी रत्नावली कौशिक की हिंदी प्रेमी साइजी माइकिनो से बातचीत पर आधारित है। ये हिंदी प्रेमी था, यानी इसको हिंदी बड़ी पसंद आई, जिसमें उनका हिंदी तथा हिंदुस्तान के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जापान में 11 फरवरी 1924 ईस्वी को जन्मे साइजी माइकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गई। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में। पशु चिकित्सक, पशु मतलब सबको पता है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर के रूप में वो आए थे गांधी जी के सेवाग्राम में। पर हिंदुस्तान का रंग ऐसा चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ, यानी कि फिर वो वापस जाना ही नहीं चाह रहे थे जापान। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधी में हो गया, यानी कि उन्होंने खादी पहनना, यानी यहाँ का माहौल उसको इतना पसंद आया को वो भी गांधी के जैसे ही सोच विचार रखने लगे। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइजी माइकिनो से, यानी कि इसका इंटरव्यू है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन साइजी माइकिनो से किया गया, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? तो उसने क्या जवाब दिया? 1958 ईस्वी की बात है, मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया, यानी कि मुझे सेवाग्राम बुलाया गया। किसने बुलाया? फुजी गुरुजी ने। वे 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे। कौन थे? फुजी गुरु। और सेवाग्राम में ही रहते थे, वो भी जापानी थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी, यानी कि पशुओं के डॉक्टर की जरूरत थी यहाँ सेवाग्राम में। सोचा कुछ साल के लिए भारत आज चला जाता हूँ, यानी कि माइकिनो कहता है कि मुझे लगा कि मैं कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष होने चले हैं। आज मतलब जब आज इसका इंटरव्यू हो रहा है तो 45 साल हो गए हैं उसको भारत आए हुए, बाद में होने चले हैं। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजी गुरुजी ने मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा, यानी शांति निकेतन आश्रम में भेज दिया। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई, यानी कि मेरे जो धारणा थी समाज के प्रति, जो सोच थी मेरी, वो बिल्कुल चेंज हो गई। दूसरा क्वेश्चन था उनके लिए, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, यानी कि आपने हिंदी कब से सीखनी शुरू की? अप्रैल 1958 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्यना यकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था।
मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी। खराब उच्चारण मतलब मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी, इसलिए मेरे जो टीचर थे वो मुझे डांटते थे। पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, यानी कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई थी और उसका नाम वैसे तो युकिको था, लेकिन सेवाग्राम में जब वो रह रही थी तो उसे सुजाता कहना स्टार्ट कर दिया गया था। हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही, यानी कि वो जापानियों की सर्वप्रथम यानी पहली लड़की हुई जिसने हिंदी सीखी हो जापानियों में। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन था, सेवाग्राम में रहकर जो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे, यानी कि आप सेवाग्राम में गांधी जी के साथ रहे तो चरखा तो चलाना आपको आ ही गया होगा। तो ये माइथुनो कहते हैं सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था। गौशाला आपको पता है जहाँ गायें रखी जाती हैं और ये पशुओं के ही डॉक्टर थे, तो काम करता रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। फिर क्वेश्चन है, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? तो बताते हैं कि गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर मतलब आंगन, यानी वहाँ के रहने के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था, यानी वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे, यानी कि बिल्कुल साइलेंट। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियां सुनाती रहेगी। इसी भूमि पर मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। मैं आपको बता दूं, पंडित हजारी प्रसाद भी एक महान लेखक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनको, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कि आपने हिंदी क्यों सीखनी स्टार्ट की और कब से? सच तो यह कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोजमर्रा की जरूरतें, रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन यूज होने वाली हिंदी, यानी यहाँ रह रहे हैं तो लोगों के साथ प्रॉपर हिंदी में बात करके अपने कार्य भी तो पूर्ण करने थे, तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई, यानी ग्वालियर में जापानियों ने जापानी तकनीक से एक बिरला फैक्ट्री लगा दी। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी नहीं आती थी, तो मुझे बुलाया गया और एक दुभाषिया के रूप में मैंने 400 रुपए महीने पर काम करना शुरू कर दिया। दुभाषिया होता है बेटा जिसको 2 भाषाएं आती हों। अब ये जापानी है तो इसने हिंदी सीख ली है, तो जो जापानी तकनीक के जो फैक्ट्री के मालिक थे जिन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी, उनको हिंदी नहीं आती थी और वहाँ उस फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी नहीं आती थी, तो इसलिए उन दोनों के बीच में वो ट्रांसलेटर का कार्य करते थे। उनको हिंदी में, जापानियों को हिंदी बताते थे और हिंदुस्तानियों को जापानी के बारे में बताते थे, तो भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया और दुभाषिये के रूप में मैंने 400 रुपए महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, यानी लेख भी लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है, यानी लिटरेचर में? दोनों का लोक साहित्य समान है। लोक साहित्य मतलब लोगों का साहित्य यानी लिटरेचर। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं मतलब लोग जो कहानियां सुनाते हैं वहाँ पर जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति जो है चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है, यानी जो जापान की संस्कृति है वो चीन और भारत की मिली जुली संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ।
हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, यह मेरी कामना है। यानी कि यहाँ पर कहता है भारत को उन्होंने हिंदी यानी भारत को दादा कहा है और चीन को पिता कहा है अपनी भाषा का। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, क्वेश्चन पूछा गया उनसे। तो क्या कहते हैं, जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा को बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, देखो, ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए गौरव का विषय होना चाहिए, यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं, यानी भारत के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था और अब बीए कोर्स भी है, और हर साल बहुत से लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों की भावना के जो भाषा है वो देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं, यानी जो जापानी भाषा है उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। इन दिनों बंगाली भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, यानी कि जापान में फिलहाल हिंदी तो है ही, साथ में बंगाली भाषा भी लोग सीख रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाजा है। एक समय में सबसे ज्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। यानी कि जापानी पहले कलकत्ता में ज्यादा थे, लेकिन अब तो हर जगह चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए, जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत है। तो कहते हैं प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो नाका ने भीष्म कहानी के तमस का जापानी में अनुवाद किया है। ये भाई भीष्म कहानी की एक तमस लेख है, जिसको प्रोफेसर तोशियो तनाका ने जापानी में उसका अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है उसको। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। यानी जापानी हिंदी कोश क्या है, जापानी शब्दों को हिंदी में करना, जैसे हम इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश देखते हैं ना डिक्शनरी, वैसे हिंदी कोश। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद किया है, यानी कि गांधी की जो आत्मकथा है उसको भी जापानी में लिख दिया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए, मंचन मतलब उसको प्रस्तुत करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर साकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया, यानी कि इन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर के बारे में बताया जो हिंदी जानते हैं और उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या महान कार्य किए हैं। उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है, वो कौन सी हैं? तो बताते हैं, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास, ये भगवती चरण हमारे हिंदी के महान लेखक हैं, इनका एक उपन्यास है चित्रलेखा, जो उन्हें यानी कि माइकनो को बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उनका जापानी में अनुवाद किया। इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, कहते हैं टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, ये बेटा लेखों के नाम हैं, पुस्तकों के नाम हैं। भारत में 40 साल, पुनर्विचारो, सिहावलोकन जैसे कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है, भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अपना, आज की नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है। पश्चिमी सभ्यता मतलब जैसे कि हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे अंग्रेज लोग रहते हैं वैसे स्टैंडर्ड में स्टाइल में हम रहना चाहते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है, यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। यानी कहता है कि हमें अपनी, जैसे हमारी मातृभाषा हमारी संस्कृति हिंदी है, तो हमें हिंदी को ही आगे बढ़ाना है। यानी हमें ये ज्यादा नहीं है कि भाई हम कहते हैं इंग्लिश सीखें, जापानी सीखें, नहीं, हम इनसे ऊपर नहीं उठ सकते, हम अपनी हिंदी से ही आगे बढ़ सकते हैं। लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन कौन से शौक हैं? मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं, यानी मुझसे लोग जापानी फूल कैसे लगाते हैं ये कला सीखने के लिए भी लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे, पाठकों मतलब जो हम सुनने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं। मुझे हमेशा, अब ये क्या कहते हैं, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है, यानी अफसोस रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। माइकिनो कहता है कि मैं भारत में रहा हूँ उससे कम मैंने भारत की सेवा की है। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है, दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर वो भारत की बड़ाई कर रहे हैं, भारत को अच्छा बता रहे हैं कि भारत जो है एक महान देश है। वो जो भी यहाँ पर आता है उसका बड़ा स्वागत करते हैं, उसकी बड़ी आव भगत करते हैं, क्योंकि बेटा हमारे भारत देश में जो मेहमान होता है उसको ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए बेटा यहाँ पर ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। तो इसमें बेटा एक जापानी व्यक्ति है जो भारत में आकर बस जाता है और हिंदी भी सीखता है और भारत की संस्कृति को भी जानता है। यहीं पर वो रम जाता है और यहाँ यहीं पर वो रह जाता है और ये जो है अपनी भारत की महानता, भारत के गौरव के बारे में हमें बता रहे हैं। तो हमें भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, उसको बनाए रखना है। ओके बेटा, तो यही सब कुछ है इस पाठ में और कुछ भी नहीं। इसको बेटा 2-3 बार जरूर पढ़ना क्योंकि कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं और इसको पढ़ने से पहले इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से याद होने चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, वो आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। थैंक यू।